बीजेपी और आरएसएस की जो जमीन है उत्तर प्रदेश में, उसको तबाह बर्बाद करने का कार्यक्रम माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है। आपके नेता भी तो फरसा लहरा रहे हैं, तो क्या उनको मिल जाएगा सवर्णों का वोट? उत्तर प्रदेश एक गलत आदमी के हाथ में था, जिसके पास कोई विजन नहीं था उत्तर प्रदेश के लिए। अभी तो है सर, गलत हाथ में था, 10 मार्च को नए हाथ में जाएगा। हमने तो सुना है कि अखिलेश यादव को समझाया गया कि जैसे ही मुस्लिम मुद्दे पर बोलेंगे आपका वोट खराब हो जाएगा। 16 दिसंबर 2019 को विधानसभा ठप हुआ। उस ठप होने में साफ मैसेज, साफ पैगाम गया। बस ये एनआरसी वाला प्रोटेस्ट मुसलमानों वाले मुद्दे से अलग रहना है। बीजेपी आरएसएस चाहते हैं कि वो मुसलमान जाहिल रहे, कि रामपुर को पूरी बाउंड्री को बंद कर दिया गया अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। आप लोग उनको बचा नहीं पाए, वो जेल में है बेचारे। वोट मतलब आप लोग को लग गया कि वोट तो हमें देंगे ही, कहाँ जाएंगे? नहीं, वो एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको अभी 2 महीने बाद समझ पाएंगे। हाँ, इसमें तो लिखा नहीं सांड से मरने वाले को मुआवजा मिलेगा, लेकिन जिन लोगों को गोली मार दी गई उनके बारे में तो इसमें 10 पॉइंट में है नहीं। मुस्लिम समाज का मुद्दा मैनिफेस्टो से बाहर रहेगा। अच्छा, सरकार होगी तो करेंगे, और जब सरकार विरोध में, विपक्ष में है आप, और 6 महीना से छात्र बैठा हुआ है धरना पर, वहां तो मना नहीं किया था कि मत आइए। इंटरव्यू में आप बात पूरी तरह रखने दीजिए। आप बेसिकली आप सुनना नहीं चाहते हैं। आपका मकसद मुझे नहीं मालूम है क्या है, इंटरव्यू में चेंज हो जा रहा है। यूपी चुनाव में पहले फेज की वोटिंग में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन किसी भी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है। सपा ने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि वो क्या करने वाले हैं, और उसके बड़े रणनीतिकार, सपा के जो बड़े प्लानर हैं, जो रणनीतिकार हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी अमित जैन साहब मेरे साथ हैं, वो बताएंगे कि सपा क्या करने जा रही है अगर उसकी सरकार बनती है तो। सर, क्या आप लोगों ने अभी सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ, क्या क्या 10 पॉइंट्स बनाए हैं, क्या क्या है वो? सबसे पहले तो नेशनल दस्तक का और विशेषकर आपका आभार कि आपने हम लोगों से बात करना ज़रूरी समझा। हम बेईमान पत्रकार हैं। नहीं, हम आपको ईमानदार भी नहीं समझते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश जिस तरह बढ़ रहा है, इस अजब की अमीरी और गज़ब की गरीबी के दौर में, और ये जो फाशिस्ट ताकतें हैं, फाशिस्ट और अधिनायकवादी ताकतें हैं, जिन्होंने इस देश को, संविधान को, इंस्टीट्यूशंस को क्रश करने का सपना सजाया हुआ है, बीजेपी और आरएसएस की जो ज़मीन है उत्तर प्रदेश में, उसको तबाह बर्बाद करने का कार्यक्रम माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है। उनके साथ हमारे जैसे लाखों लाख करोड़ों वर्कर्स, उनके इस सपने में हम लोग शामिल हैं। और समाजवादी पार्टी एक बहुत ही हार्डकोर सोशलिस्ट बहुजन लाइन पर, जैसे कहा गया कि नई हवा है, नई सपा है, तो ये जो नई हवा की नई सपा है, एक हार्डकोर बहुजन लाइन की तरफ, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक अधूरा सपना भी रहा है, हम लोग उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये चुनाव सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार में आने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस बात का भी चुनाव है कि जो हमारी भारत के जो संविधान का जो शहरग है, शहरग समझते हैं ना, ये जो एक हड्डी होती है जिसके रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की नहीं, ये जो गर्दन में नली की हड्डी, नली की जो एक हड्डी है, तो जो शहरग है, ये उसके मुस्तकबिल का चुनाव है। और भारत के संविधान, वो सभी अधिकार जो इस संविधान के बेसिक प्रेम्बल के जरिए हमारे देश में शोषित वंचितों को मिले, उसको बचाने के लिए ये पूरी फाइट हमने उत्तर प्रदेश में खड़ी की। और वो सभी सामाजिक न्याय के जितने भी चहेते लोग, जिन्होंने मानवता के साथ काम किया, जिन्होंने सामाजिक न्याय की और बहुजन आंदोलन की विरासत की राजनीति की, उन सब को लेकर एक बड़ा दिल करके हम लोगों ने सोचा कि इसी रास्ते से हम लोग जो है भारत के संविधान की रक्षा कर सकते हैं। नहीं, मैंने पूछा क्या आपने 10 पॉइंट जारी किया है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्या क्या वो उसको मैनिफेस्टो समझ लें समाजवादी पार्टी का, आप जिसमें आपकी बड़ी भूमिका है उसको बनाने में? आप बेशक, बहुत सारे लोग उसमें शामिल रहे, देश भर से बहुत सारे बुद्धिजीवियों को, इकोनॉमिस्टों को माननीय अखिलेश यादव जी ने इकट्ठा किया। ये जो घोषणाएं हो रही हैं, ये आप सही कह रहे हैं कि ये हमारे मैनिफेस्टो की झलकी है, जिसको हम फिल्म का ट्रेलर कह लें। फिल्म पूरी आनी अभी बाकी है, लेकिन जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में माननीय अखिलेश जी ने कहा, सामाजिक न्याय पे बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने सामने रख दी हैं।
तो आपको मालूम है कि अखिलेश यादव जी झूठ नहीं बोलते हैं। सामाजिक न्याय के मैदान में हमने 3 बातें जो कही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अभी बहुत हालिया अखिलेश यादव जी ने कही हैं। कुछ बातें पॉइंट्स में आई हैं जो घोषणा पत्र के तौर पे आपको देखने को मिल रही हैं। पहली बात यह है कि समाजवादी पार्टी आरक्षण का जो पूरा ख़त्म करने का बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है, जाहिर सी बात है कि वो हमारे सारी संस्थाओं का निजीकरण करके आरक्षण पे हमला कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने ये तय किया कि हम निजीकरण को पूरे उत्तर प्रदेश में ख़त्म कर देंगे और कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ठेका जो प्रवृत्ति है, ये 2 चीज़ें ख़त्म होंगी, क्योंकि निजीकरण होने के बाद आरक्षण डिफंक हो जाता है अपने आप में। दूसरी बात ये कि प्रमोशन में जो रिजर्वेशन का जो पूरा एजेंडा था, जिसको बहुत बाद में माननीय अखिलेश यादव जी ने देश भर के लोगों से, युवाओं से, छात्रों से बात करने के बाद ये समझ में आया कि नहीं, हमें नई जो सपा है, नई जो हवा है, ये आज की प्रमोशन में रिजर्वेशन पर समाजवादी पार्टी चाहती है कि हम इसमें, ये हमारी मांग का नंबर 2 पॉइंट्स हैं। तीसरा ये है कि जो जातिवार जनगणना है, आप जानते हैं कि जनगणना सेंसस तो हो गए थे, लेकिन उसको देश की सरकारों ने सामने नहीं रखा आज तक जो है। तो अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद जातिवार जनगणना उत्तर प्रदेश में कराई जाए और शिक्षा में, नौकरियों में शोषित वंचितों का जो भी हक हकूक है वह आंकड़े बताया जाए कि किसकी कितनी आबादी है। ये बातें तो हो गई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आपके आने वाले मैनिफेस्टो का भी हिस्सा बनने को आपको दिखेगी। दूसरा, ये जो आपने घोषणा पत्र अखबारों के ज़रिए और जो एक पर्चे की शक्ल में आपके सामने है, उसमें हमने कुछ चीज़ें शामिल की हैं कि जैसे नोटबंदी, जीएसटी, इस 5 सालों की जो बेरोज़गारी है, हमारे जितना भी एमएसएमई था वो सारा सेक्टर बर्बाद हो गया, और कोविड में 2 साल में बहुत ज़्यादा मुफलिसी गरीबी आई। तो ये हुआ कि अगर हमें उत्तर प्रदेश को दोबारा से बनाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक गलत आदमी के हाथ में था, जिसके पास कोई विज़न नहीं था उत्तर प्रदेश के लिए। अभी तो है सर, गलत हाथ में था, 10 मार्च को नए हाथ में जाएगा। इतना कॉन्फिडेंट है आप लोग? जनता की ताकत पे कॉन्फिडेंट है, जो लाल झंडे को लेकर जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। आप तो आ रहे हैं 10 मार्च को? 10 मार्च को बदलाव होगा, 10 मार्च को इनकलाब होगा। कितनी सीटें? बहुमत से जीतेंगे, बहुमत से, मेजॉरिटी के साथ जो हमारा गठबंधन है, एसपी, आरएलडी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ओम प्रकाश राजभर जी, चौहान साहब, हम सभी लोग मिलकर एक बहुत मजबूत सरकार बनाएंगे, स्टेबल सरकार। अमित साहब टाइम लेंगे, लंबा पार्टी के प्रवक्ताओं की स्थिति होती है। मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, 300 यूनिट फ्री, एमएसपी की गारंटी, बिजली मुफ्त, सिंचाई के लिए किसानों को 15 दिन में गन्ने का भुगतान, किसानों को ब्याज मुक्त लोन, समाजवादी पेंशन की शुरुआत होगी, नौजवानों का लैपटॉप पहले से दे रहे थे, सपा सरकार में शहीद हुए किसानों को 25-25 लाख जो किसान आंदोलन में मरे हैं, साढ़ से जो लोग की मौत गई उनको 5 लाख रुपए, आईटी क्षेत्र में 22 लाख रोजगार, पुरानी पेंशन योजना, यश भारती सम्मान फिर से दोबारा शुरू करेंगे। सब उन्हीं पत्रकारों को दिया यश भारती सम्मान जिनको आज ये ईमानदार कह रहे हैं। देखिएगा पिछले साल में नगर स्तर पर अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले को नगर भारती सम्मान, ये 10 पॉइंट थे जो सपा के ने जारी किए हैं। सर, सवाल ये है कि वही जो कांग्रेस की रणनीति है, सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व, बीजेपी कोशिश कर रही है हिंदुत्व पर, उनको जो अच्छा है वो कर सकते हैं। वो मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं, हिंदू को गोलबंद करने की कोशिश करते हैं। आपके नेता भी तो फरसा लहरा रहे हैं, तो क्या उनको मिल जाएगा सवर्णों का वोट? आपको क्या लगता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भी नागरिक हैं, क्योंकि 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, तो जाहिर सी बात है कि 4 बार जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो इसमें सबकी भूमिकाएं शामिल थी, हर समाज की, हर जाति की, कहीं कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको प्रगतिशील राजनीति करनी है तो आप चाहेंगे कि हर समाज के लोग हमारे साथ जुड़ें, और अगर आपको न्यायप्रिय ऐसे लोग जो जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वहाँ पे भी एक बड़ा समाज आ सकता है।
तो उसमें मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन फिट नहीं बैठता है। CA/NRC पर आपके नेता ने कोई बयान दिया? नहीं। आजम खान आपके इसके इतने सीनियर नेता जेल में बंद हैं। हमने तो सुना है कि अखिलेश यादव को समझाया गया कि जैसे ही मुस्लिम मुद्दे पर बोलेंगे आपका वोट खराब हो जाएगा, आप फरसा लेके घूमिए ताकि हिंदू वाला वोट आपको लगता है आप लोग को हिंदू के नाम पर आप लोग को पार्टी का वोट मिलता है? आपको मेरी बात को पूरी कहने दीजिए। आप सवाल ये है कि अगर हमें कोई समाज का शख्स किसी अपनी मान्यता के हिसाब से हमें एक मुख्यमंत्री को पूर्व मुख्यमंत्री को बुलाना चाहता है, मुख्यमंत्री का राजधर्म क्या होता है? किसी भी मुख्यमंत्री का, राष्ट्रीय नेता का, वो ये है कि अगर उसको कोई भी अपने धर्म में किसी भी प्रोग्राम में बुलाएगा तो उसको जाना चाहिए। राजधर्म तो यही है। बस CA/NRC वाला प्रोटेस्ट मुसलमानों वाले मुद्दे से अलग रहना है। मैं आ रहा हूँ। आप जब ये बात बोलते हैं कि चाहे CA/NRC का आंदोलन हो या किसानों का आंदोलन हो, देश के हमेशा जो आंदोलन हुए हैं, हमेशा इसको कोशिश की जाती है कि आंदोलन को पीछे से बैक किया जाए। अखिलेश जी गए थे किसान आंदोलन? नहीं, पीछे बैक किया जाए, लेकिन उस आंदोलन पे अगर कोई राजनीतिक ठप्पा लग जाता है तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पे जो है क्वेश्चन मार्क। प्रियंका गांधी जाती हैं, पहुंच जाती हैं लखीमपुर खीरी, अखिलेश यादव नहीं पहुंच पाते हैं लखीमपुर। एक एक करके। अब आपने CA मूवमेंट पे बात बोली। CA मूवमेंट के कन्वीनर जो उत्तर प्रदेश के हैं, आप जिनसे बात कर रहे हैं, हमने उत्तर प्रदेश में एंटी CA मूवमेंट की शुरुआत की और माननीय अखिलेश यादव जी की परमिशन से की। उसके बाद हमने पहला काम समाजवादी पार्टी ने किया। 16 दिसंबर 2019 को विधानसभा ठप हुआ। उस ठप होने में साफ मैसेज, साफ पैगाम गया कि ये जो कैब बिल है ये हम नामंजूर करते हैं, ये हम उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। या ये जो CA/NRC की बात हो रही है, माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब आई हैव नो आइडिया कि आपने वो कवर की है कि नहीं की है। उन्होंने कहा कि मैं पहला इंसान होऊंगा उत्तर प्रदेश के अंदर जो NPR का फॉर्म नहीं भरेगा। चलिए मैं क्लीन चिट देता हूँ। सपा के कार्यकर्ताओं ने जो पोस्टर्स लगाए गए थे मुस्लिमों के NRC CA बिल में, सरकार ने लगवा दिए थे और घर जब्त कर लूंगा, संपत्ति जब्त कर लूंगा, पोस्टर फाड़े थे। इतना योगदान है उनका। नहीं, आप बेसिकली आप सुनना नहीं चाहते हैं। आपका मकसद मुझे नहीं मालूम है क्या है, इंटरव्यू में चेंज हो जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, मेरा मकसद इंटरव्यू करना ही है सिर्फ? नहीं, तो इंटरव्यू में आप बात पूरी तरह रखने दीजिए। पोस्टर ही तो फाड़े थे आप लोगों ने, और जो पोस्टर लगे थे। आप हमारी बात तो सुनिए। हम 19 दिसंबर के कॉल देने वाले हैं बतौर कन्वीनर अमीर जामई, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। ये तो सभी जानते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में करीब 32 लोग गोलियों से भून दिए गए, पुलिस की गोलियों से। कौन सी कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उनके साथ खड़ी हुई? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे कि उनके परिवार को, सरकार में तो हम नहीं है, 5-5 लाख रुपए धर्मेंद्र यादव जी की तरफ गए। अखिलेश यादव खुद लखनऊ में गए और कानपुर 2 परिवारों से मिलने गए। और जब वो कानपुर गए तो लाखों लोगों का वहाँ पे सैलाब था। पूरे प्रदेश में पूरी पार्टी को नोटिफिकेशन था कि जहाँ पे भी हिंसा हुई है, जहाँ पे भी हुआ है, पूरी पार्टी के MLA MP उनके जाके घर पे खड़े हो। और उसके बाद विधानसभा के अंदर, संसद के अंदर माननीय हमारे जो प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हैं, उनके ज़रिए ये बात साफ की गई कि CA का जो पूरा ये स्टैंड है, समाजवादी पार्टी उसे डिफर करती है। तो उत्तर प्रदेश में CA के मामले में तो हमने ये किया। दूसरी बात, आपने कहा कि माननीय आज़म खान साहब के खिलाफ क्या हुआ? उनके खिलाफ यही हुआ कि उन्होंने ये तय किया कि जो गरीब मुसलमान हैं 50% और जो कमज़ोर तबके के लोग हैं ST OBC के, वो एक यूनिवर्सिटी बना के पढ़ जाएं। यूनिवर्सिटी बन गई। BJP RSS चाहते हैं कि वो मुसलमान जाहिल रहे। तो आप मैं उस पर आजम खान के काम को जानता हूं मैं सर। उन्होंने इमारतें बनाई हैं, इदारे बनाई है। मैं आप लोग उनको बचा नहीं पाए, वो जेल में है बेचारे। आजम खान साहब को जेल भेजा गया। जब ये उनके ऊपर FIR हो गई, ये तय हो गया कि उनकी अरेस्टिंग होनी है, तो पूरा रामपुर की जो पूरा घेरा है 50 किलोमीटर से पूरा बंद कर दिया गया था। माननीय अखिलेश यादव जी गए थे। सुनिए, पूरी रात। इसमें सच्चाई है कि नहीं कि आपकी पार्टी के जो एडवाइजर लोग हैं वो कहते हैं कि प्रो मुस्लिम नहीं दिखना है सपा को, या मौलाना मुलायम जो कहा जाता था उनसे परहेज करना है, ये इस तरह की चीजें चल रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि रामपुर को पूरी बाउंड्री को बंद कर दिया गया अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। और जब वो जेल चले गए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि माननीय लालू यादव जी किस हिसाब में जेल गए थे? कोई गुनाह किया था उन्होंने? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आजम साहब, आपसे पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब वो जेल चले गए तो बिहार में क्या हुआ? कुछ छात्र युवा आंदोलन हुआ?
जब उनके ऊपर आरोप लगे तो बिहार के लोगों ने भी तय किया कि हम कोर्ट में लड़ेंगे, और माननीय कपिल सिब्बल जैसे लोगों को लेकर अखिलेश यादव जी ने सीनियर लेवल पर एक बड़ा पैनल बनाया सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का, कि जो इन केसेस की निगरानी करेगा, उनके केसेस की एक एक चीज़ को। अब आप सोचिए कि उनके ऊपर आरोप 1000 से ज़्यादा उनके ऊपर केस है। उसकी हेयरिंग में तो आप जानते हैं कि कोर्ट का क्या हाल है, समय लगा, लेकिन इन सारे डे टू डे की जो मॉनिटरिंग है, जो वकीलों का जो सुप्रीम कोर्ट का पैनल था, उनकी वजह से धीरे धीरे एक एक करके केस कम हुआ। अमित साहब, आपको नहीं लगता है, आप लोग को ईमानदारी से आप लोग नहीं आप ईमानदारी से आप लोग को नहीं लगता है कि SC ST OBC माइनॉरिटी परेशान होकर बीजेपी से आप लोग को वोट दे रही है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है? देखिए, SC OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, आज उनके ऊपर जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल पे जो हमला है, अगर वो नहीं बचेगा तो आप SC OBC माइनॉरिटी इस देश में करेगा क्या? तो वोट मतलब आप लोग को लग गया कि वोट तो हमें देंगे ही, कहाँ जाएंगे? नहीं, इसलिए ज़रूरत ये है कि हम उत्तर प्रदेश में एक नई सरकार, बीजेपी RSS को खत्म करके हम पहले। कितना रिप्रेजेंटेशन दे रहा है मुस्लिम समाज को? 20%, 15% आबादी मान लेते, क्या 15 चौका 60, 7 सीटें तो बनती हैं ना? मैं आपको ये निश्चिंत कर देना चाहता हूँ, SC OBC माइनॉरिटी आबादी के हिसाब से उनका जो प्रतिनिधित्व है, मैं मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ सर। मुसलमानों को भी सबसे ज्यादा विधानसभाओं में जो प्रतिनिधित्व मिला है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी में देश भर में मिला है। 12-17 की सरकार में मिला है। आप लोग सिंबल दे रहे हैं, नाम नहीं घोषित। अगर मुसलमान को टिकट देना है तो नाम तक अनाउंस नहीं कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डर लग रहा है कि बीजेपी मुद्दा बना देगी, डिफेंड नहीं कर पाएंगे। वो एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको अभी 2 महीने बाद समझ पाएंगे आप। ये सिर्फ मुसलमानों के मामले में नहीं है। क्या आपको नहीं पता कि जिला पंचायत में, ब्लॉक में क्या हुआ? जीत हमारी हुई थी। तो आप लोग आपके मतलब आपकी पार्टी अपने ब्लॉक प्रमुखों को नहीं बचा पाई। ये कह रहा हूं कि जिस तरह से शासन प्रशासन का पूरा इस्तेमाल करके जीत हमारी हुई, बन गए उनके, यही तो हुआ था ना। लड़े क्यों नहीं आप लोग? आज हम लड़े तभी तो लाखों लाख लोग अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि हमारे कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज होता है, इसलिए हम लोग चुप बैठ गए। मतलब आम लोगों को, आम कार्यकर्ताओं को मरने के लिए छोड़ दिया। देखिए, ऐसा है, नेता नहीं निकले घरों से, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक IPS ऑफिसर की लिस्ट बना कर रखे है। 10 मार्च के बाद ये चीफ सेक्रेटरी अविनीश अवस्थी, ये नवनीत सहगल, इनका सूचना सचिव, ये अमिताभ यश, ये जो ADG है लॉ एंड ऑर्डर का, ये इन 5 लोगों का राजनीतिक इंतजाम 10 मार्च के बाद होगा। सब याद रखा जाएगा। जो कुछ इन लोगों ने, जितने CNRC के केस हुए हैं, ये वापस लिए जाएंगे। ये बहुत क्लियर मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। CNRC के मामले में जितने भी केसेस हैं वो उत्तर प्रदेश में विड्रॉ किए जाएंगे, और जो लोग फाइट किए हैं उनकी जो मदद समाजवादी सरकार में होगी उनकी मदद की जाएगी। कहाँ इसमें तो लिखा नहीं, सांड से मरने वाले को मुआवजा मिलेगा, लेकिन जिन लोगों को गोली मार दी गई उनके बारे में तो इसमें 10 पॉइंट में है। ये कह रहा हूँ कि जब हम लोगों ने मेट्रो ट्रेन बनी, जब ये लखनऊ का आगरा का एक्सप्रेसवे बना, तो ये हमारे एजेंडे में नहीं था, 12 के मैनिफेस्टो में नहीं था। कुछ बातें मैनिफेस्टो में होती हैं, कुछ बातें करने की होती हैं। मुस्लिम समाज का मुद्दा मैनिफेस्टो से बाहर रहेगा। बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से हम लोगों ने मदद की थी, जितनी पुलिस की गोलियों जो लोग शिकार हुए थे, वो उत्तर प्रदेश में सब ने देखा कि अगर कोई खड़ा हुआ तो अखिलेश यादव जी खड़े हुए थे। तो हम उन सभी लोगों के केसेस, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हम उसको विड्रॉ करेंगे। चलिए, मैं फिर कह रहा हूँ, पत्रकारिता का यही मतलब होता है कि जो जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है उनसे सवाल पूछा जाए, और वही मैं कर रहा हूँ। क्या लग रहा है अमित जामिल जी कि आपकी सरकार मुसलमान दलित पिछड़ा करेगा क्या? वो तो वोट करेगा आप लोगों को, उसके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उसके पास गहरी खाई में वो फंसा हुआ है। क्या ये अखिलेश यादव से आपकी सीधी बात होती है? क्या उनके समझ में सोशल जस्टिस को लेकर क्या राय है? क्योंकि मान लिया मीडिया के डर से मुसलमानों को तो आप छोड़ दरकिनार करके चलते हैं कि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा हो जाएगा। मान लिया मजबूरी समझ में आती है, ठीक है सर, कि हिंदू मुस्लिम कर देगी मीडिया, टीवी अखबार के सामने आप लोग नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन SC ST वाले मामले में जो खुद हिंदू है, OBC, उसको लेकर क्या राय है उनकी? आरक्षण में प्रमोशन वाला उन पर बड़ा आरोप है। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक दिन भी नहीं गए। ये सवाल आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, मैं किसी शेड्यूल कास्ट का नेता मिलेगा सभा वाला तो उससे पूछूंगा।
69,000 शिक्षक भर्ती में एक दिन भी अखिलेश जी नहीं गए, जबकि आपका स्वामी प्रसाद मौर्य, ओपी राजभर और अखिलेश यादव सब पीसी में ही बात बोलते हैं, क्योंकि हर दलित पिछड़ा के घर से कैंडिडेट था, उसमें मुसलमान ओबीसी के घर से कैंडिडेट था, और चूंकि उसमें गड़बड़ियां हुई तो वो सबसे बड़ा आपको पॉलिटिकल फायदा तो दे रहा है। लेकिन आपके नेता इको गार्डन 110 किलोमीटर की दूरी पर अपने दफ्तर से या घर से नहीं गए, वहां बच्चे 6 महीने तक डंडा खाते रहे, लाठी खाते रहे। इस पर क्या राय? ये जवाब मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो बोले, ना चाहे तो ना बोले। बताइए, 1.25 लाख शिक्षा मित्रों का जो विषय था समाजवादी सरकार में, मुझे नहीं मालूम कि उसमें कितने एससी थे, ओबीसी थे, माइनॉरिटी थे और जनरल सामान्य वर्ग के लोग थे। जाहिर सी बात है सभी रहे होंगे उसके अंदर। 1.25 लाख से 1.5 लाख शिक्षा मित्र थे। उनकी तनख्वाहें 45,000 का स्केल था। बाबा मुख्यमंत्री ने उसको ख़त्म करते हुए 10,000 कर दिया। 6,000 आत्महत्याएं शिक्षा मित्रों ने की हैं। ये माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ की हुई नौकरी थी उस वक्त। लेकिन उसकी लड़ाई एसोसिएशन वाले लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, मैंने रिपोर्टिंग की है उसमें। मेरा आपसे क्या कहना है, मेरा आपसे ये कहना है कि जब आपके पास सरकार होगी, उनके साथ पूरी पार्टी, पूरा आंदोलन, पूरा संघर्ष, छात्र, युवा, समाजवादी पार्टी के लोग। अच्छा, सरकार होगी तो करेंगे, और जब सरकार विरोध में, विपक्ष में है आप, और 6 महीना से छात्र बैठा हुआ है धरना पर, वहां तो मना नहीं किया था कि मत आइए, आप वहां तो नहीं गए आपके नेता। आप छात्रों से अगर आप उन अभ्यर्थियों से बात करिए, आप अगर चाहें 108 के जो कर्मचारी हैं, ड्राइवर्स हैं, उनसे बात करिए, जो एम्बुलेंस हमारी है, तो आपको यही बताएंगे कि अगर किसी ने उनको मदद की इको गार्डन में रहने की, या पीछे से, आगे से, या विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर सवाल जवाब में, या उनके बारे में बात करने को लेकर, तो सिर्फ समाजवादी पार्टी ने की है। सोचिए अखिलेश यादव टीवी चैनल अखबार पर जाते हैं, पत्रकारों को सर्टिफिकेट भी देते हैं, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर वो लाख कोशिश करें कि नहीं बात करेंगे, लेकिन करना पड़ता है। मैं आपके मुद्दे उठा रहा हूँ, और मैं अखिलेश यादव से ये नहीं पूछ सकता हूँ कि सरकार से जब इंटरव्यू करना हो तो पूछे, लेकिन विपक्ष की अभी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिस दिन विपक्ष का नेता सड़कों पर निकलना शुरू कर दे, सत्ता पक्ष टाइट रहता है। डेमोक्रेसी में सत्ता पक्ष से ज़्यादा जिम्मेदारी विपक्ष की होती है कि वो सरकार को टाइट रखे। इसमें कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी दलों से चूक हुई है। देखिए, हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा जो दल है, सबसे बड़ी जो ताकत है, वो समाजवादी पार्टी की है। चाहे वो सीएनआरसी में खुल के मदद करनी हो, एनपीआर का सिविल नाफरमानी की कॉल देना हो, ये अखिलेश यादव जी ने दी। चाहे वो लखीमपुर में जब वो निकले तो उनको पूरे दिन के लिए इको गार्डन में डिटेन किया गया। उसके बाद लेकिन जो मदद लखीमपुर में भी हुई, उस रात से जो पूरी मदद हुई, उसके बाद वो खुद वहाँ पहुँचे, तो ये सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ही उनके साथ खड़ी हो सकती है और उनके लिए कुछ करने का इनके पास ताकत है। इसलिए ये हुआ कि इनका सलूशन क्या है। अगर किसानों की समस्या है, उनका क्या सलूशन है? उसका सलूशन ये है कि हमने कहा कि भाई एमएसपी जो सबसे बड़ा मुद्दा था, किसानों की मांग थी, केंद्र की सरकार ने, आपको मालूम है कि वादा खिलाफी की उनके सामने। इसलिए पहली कैबिनेट का एजेंडा है कि उत्तर प्रदेश में जो किसान है उसको हम एमएसपी देने का काम करेंगे। उसकी फसल का, जो भी फसलें हैं उसका दोगुना दाम का तय करने का काम हमने तय किया है। आप जानते हैं कि क्योंकि इतनी ज़्यादा कृषि संकट का असर उत्तर प्रदेश पे भी पड़ा हुआ है, गरीबी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, तो हमने जो सिंचाई जो बिजली से होती है, ट्यूबवेल से होती है, तो उसको पूरा मुआफ़ करने का काम तो हमने बता दिया सर। जब सरकार, वो तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सरकार आएगी आपकी तो आप करेंगे। हम तो कह रहे सरकार आएगी कैसे? हम तो पिछले 5 साल का विपक्ष का काम हम ये भी नहीं कह रहे। सत्ता मीडिया वाला सवाल तो हम पूछ नहीं रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम वाला, हम तो खाली पूछ रहे हैं कि जो विपक्ष का काम होता है, जिसके लिए आपको विपक्ष का दर्जा हासिल है, तो पर सड़कों पर निकले, बस इतना पूछ। देखिए, जनता के मुद्दों पर हम सड़क पे थे, इसीलिए जब हमारा गाजीपुर से हमारी शुरुआत हुई और हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जब हमारा विजय यात्रा निकला, तो जो ये पूरा लाखों लाख लोगों का जनसैलाब था, ये वही ताकत तो ओवर कॉन्फिडेंट हैं आप लोग। हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हैं, हम बहुत ज़्यादा, हमारी जनता की ताकत पे विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी, आरएसएस, ये जो संविधान विरोधी हुकूमत है, इसको गिराने की हम ताकत रखते हैं और हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई मैदान हो, चाहे हमें कहीं भी जाके स्टैंड करना हो। कितनी सीटें? बहुमत से जो है हमारा गठबंधन है,
हम लोग यहाँ पे हुकूमत बनाएंगे और 10 मार्च को फैसला होगा, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरी बातचीत कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। मैं फिर कह रहा हूं कि बेईमान पत्रकार का मतलब होता है कि सवाल पूछा जाए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।